सीबीएसई क्लास 9th की हिस्ट्री बुक से हम लोग 3rd चैप्टर कर रहे हैं, नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसकी ये 9वीं क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग ये जो 5th नंबर टॉपिक है, ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मतलब हुआ कि आम जनता, साधारण लोग, बाकी के लोग, और मानवता के खिलाफ अपराध। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो चलिए हिटलर के कुशासन की हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ें, इस टॉपिक में क्या लिख रखा है। तो सबसे पहले एक सवाल है कि हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाज़िज़्म, कि कॉमन लोगों ने, साधारण जनता ने, जर्मनी की साधारण जनता ने नाज़िज़्म को, यानी कि नाज़ी पार्टी की विचारधारा को, उसके क्रियाकलाप पर कैसी प्रतिक्रिया दी। जो नाज़ी की पार्टी के जो लोग हैं, जिस तरीके से नाज़ी पार्टी के लोग अत्याचार कर रहे थे, ज्यूस को रास्ते से हटा रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, और भी कई सारे तरह के अत्याचार लोगों पर किया जा रहा था, तब कॉमन पीपल ने नाज़िज़्म पर कैसे रिएक्ट किया, कैसे प्रतिक्रिया दी। Many saw the world through Nazis' eyes and spoke their mind in Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. बहुत सारे लोगों ने, जर्मनी की बहुत सारी जनता के लोगों ने, बहुत सारी जनता ने जो दुनिया को नाज़ी की नज़रों से देखा और नाज़ी के लैंग्वेज में, हिटलर की पार्टी के लैंग्वेज में, जो लोग, वो लोग बोलते थे जो बातें, ये लोग भी वही बातें बोलते थे जो लोग नाज़ी पार्टी के समर्थक थे। तो बहुत सारे लोगों ने दुनिया को नाज़ी की नज़रों से देखा और अपनी भावना जो है वो नाज़ी लैंग्वेज में ही व्यक्त करी। उन्हें अपने भीतर नफरत और गुस्से का एहसास होता जब भी किसी यहूदी टाइप को वो अपने सामने देखते, आमने सामने आते। जब भी कोई यहूदी जैसा दिखने वाला या फिर यहूदी जीव कोई उनके सामने आ जाता, तो वो उनके प्रति क्या फील करने लगते? नफरत फील करने लगते और गुस्सा फील करने लगते। क्योंकि नाज़ी पार्टी के लोग तो यही फैला रहे थे कि जीव्स जो हैं वो अनडिजायरेबल हैं, और किसी भी चीज़ को अगर आप बचपन से पढ़ाते जाओ तो चाहे वो कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी बुराई ही बताई गई है तो आपके दिमाग में बुराई ही रहेगी। तो कॉमन पीपल ने कैसे नाज़ीवाद पर, हिटलर की पॉलिसी पर कैसे रिएक्ट किया। तो बहुत सारे लोगों ने तो दुनिया को नाज़ी की नज़रों से देखा और अपनी भावना जो है वो व्यक्त करी नाज़ी के लैंग्वेज में। जब कभी भी यहूदी को वो देखते थे या आमने सामने आते थे, वो अपने अंदर नफरत और गुस्से का एहसास को पाते थे, नफरत और गुस्सा करने लगते थे उसे देखकर। उन्होंने चिन्हित किया, जो ज्यूस का जो घर था उसको चिन्हित किया और उसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट किया कि ये लोग क्या है, सस्पिशियस नेबर है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उनका पक्का विश्वास था कि नाज़िज़्म जो है वो क्या करेगी, जर्मनी के लोगों के लिए, जर्मनी के लिए तरक्की लाएगी और यहाँ के सभी लोगों का क्या करेगी, भला करेगी। लोगों का मानना था कि नाज़ी पार्टी के जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, और एक दिन हमारा देश जो है वो क्या करेगा, तरक्की करेगा। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाज़ी। मेनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाज़िज़्म, ब्रेविंग पुलिस ऑपरेशन एंड डेथ। The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witnesses. They were too scared to act, to defer, to protest. They preferred to look away. Pastor Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest, an uncanny silence among ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about this silence. लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति जो है वो नाज़ी नहीं था, नाज़ी पार्टी का समर्थक नहीं था। जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी पार्टी का समर्थक नहीं था। बहुत सारे लोगों ने, पुलिसिये
मतलब जो वो लोग डिप्रेशन करते थे, दमन करते थे, लोगों को मारने पीटने सताने का काम करते थे, जान भी ले लेने का काम करते थे। तो बहुत सारे लोगों ने पुलिस के द्वारा जो मारा पीटा जाता था और उनकी जान ले ली जाती थी, इस आशंका के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने नाथसिज्म का क्या किया, विरोध किया। पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग केवल नाथसी पार्टी को फॉलो कर रहे थे, उन्हीं के लैंग्वेज में बात कर रहे थे, दुनिया को उन्होंने उन्हीं की नज़रों से देखा। जो वो बातें फैला रहे थे कि यहूदी गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं, इनको हटाओ, जब कभी वो यहूदी को देखते थे तो उनके लिए उनकी ऐसी ही फीलिंग आती थी, नफरत आता था उनको, उनके प्रति गुस्सा आता था। उन्होंने घर चिन्हित किया और क्या किया, पुलिस को रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये सस्पिशियस नेबर हैं। उनका पक्का विश्वास था कि नाथसिज्म जो है वो तरक्की लाएगी, सबका कल्याण करेगी। लेकिन सारे जर्मनी के लोग जो हैं वो नाथसी नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने पुलिसिए मारा पीटी और मौत की आशंका के बावजूद भी नाथसिज्म का क्या किया, विरोध किया। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स एंड अपैथेटिक विटनेसेस। लेकिन जर्मनी की जो बहुत बड़ी आबादी थी वो मूक दर्शक थी। पैसिव का मतलब जो कुछ करे नहीं। जैसे याद करो, हम लोग यूनिवर्सल सफरेज में वुमेन को जो है वो पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया था कि मतलब वो हैं देश में लेकिन वोट नहीं दे सकती। तो पैसिव ऑनलुकर्स का मतलब बस जो हो रहा है देख रहे हैं, वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा था जर्मनी का, वो मूक दर्शक था और उदासीन साक्षी था। अपैथेटिक विटनेसेस मतलब चुपचाप देख रहा है, गवाह देने भी नहीं जाएंगे। वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे, ये जो पैसिव ऑनलुकर्स थे, ये जो अपैथेटिक विटनेसेस थे, वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कोई कदम उठाने से, है ना, अपना मतभेद व्यक्त करने से, विरोध करने से। उनको डर था कि कहीं ऐसा कुछ करेंगे तो उनकी क्या कर ली जाएगी, उनकी भी जान ले ली जाएगी। ये लोग इन सब चीज़ों के डर की वजह से जो है वो क्या बनते रहे, पैसिव सिटीजन बनते रहे। और जब कभी भी ऐसा कुछ होता ज्यूज पर या किसी भी कम्युनिटी पर नाज़ी पार्टी के द्वारा अत्याचार होता, ये लोग उधर उधर देखने लगते। लुक अवे का मतलब सामने में कुछ हो रहा है तो उसके विरोध में आवाज़ नहीं लगाते, कुछ विरोध वाला बात नहीं करते, कदम नहीं उठाते कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है, मानवता के खिलाफ गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता था। पास्टर कहते हैं पादरी को जो चर्च में रहते हैं। पास्टर निम्योलर जो एक लगातार विरोध करने वाला व्यक्ति था, उन्होंने देखा कि भाई विरोध का तो एब्सेंस है, लोग तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं। एक अजीब सी खामोशी में लोग डूबे हुए हैं। जर्मनी में अत्याचार चल रहा है, नाज़ी पार्टी के जो लोग हैं वो लोगों पर ऑर्गेनाइज्ड ढंग से, संगठित तौर पर क्या कर रहे हैं, लोगों पर क्राइम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं, पैसिव ऑनलुकर्स हैं। वो लोग तो केवल देख रहे हैं, उदासीन साक्षी बने हुए हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इन्होंने एकदम दुखी अंदाज में एक कविता लिखी। इन्होंने जो है किन्होंने लिखी, पादरी निम्योलर ने। इनकी रवैये को देखकर, जर्मनी के लोगों के रवैये को देखकर, बढ़ते अत्याचारों को देखकर उन्होंने क्या लिखा, एक कविता लिखा। और उन्होंने क्या लिखा वो देखो। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did little. Little का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, नहीं के बराबर। Then they came for me, there was no one left who could stand up for me. अब इस पोएम को पढ़ने से पहले आप एक चीज जान जाओ कि अगर आप किसी दूसरे के साथ खड़े होगे, उसकी मदद करोगे, तभी वो आपकी मदद करेगा। तो जब जर्मनी के लोग जो है वो पैसिव ऑनलुकर्स थे, अपैथेटिक विटनेसेस थे, उनको विरोध करना चाहिए था, लेकिन ये लोग डरे थे कि इनके साथ भी कहीं वही ना हो जाए। होता भी है वही। तो पादरी निम्योलर ने दुखी अंदाज में एक पोएम लिखा और उन्होंने कहा कि पहले तो वो लोग, कौन लोग, नाज़ी पार्टी के लोग, पहले तो वो लोग कम्युनिस्ट के लिए आए। खैर मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर आए सोशल डेमोक्रेट्स के लिए, मैं सोशल डेमोक्रेट्स भी नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो लोग आए ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए, खैर मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द ज्यूज, फिर वो लोग ज्यूज के लिए भी आए, खैर मैं ज्यूज नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो लोग मेरे लिए आए और फिर कोई बचा नहीं था जो मेरे लिए बचाव कर सके या मेरे लिए आवाज उठा सके। मतलब आप आज चुप हो। उन्होंने इस पोएम के माध्यम से जर्मनी की जनता को कहा कि आज नाज़ी पार्टी के जो अत्याचार है उसको आप चुपचाप सह रहे हो, कल एक दिन वो आपके लिए भी आएंगे और फिर अगर आप इनके लिए, जिन पर अभी अत्याचार हो रहा है, उनके लिए अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो वो लोग
फिर कोई बचेगा ही नहीं आपके लिए आवाज उठाने वाला। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether। हालांकि Jews क्या फील करने लगे थे ये एक अलग कहानी है, ये अलग बात है। Charlotte Berot secretly recorded people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. She describes how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. They dreamed of their hooked noses, black hair and eyes, Jewish looks and body movements. The stereotypical images published in the Nazi press haunted the Jews. They troubled them even in their dreams. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber. अब ये तो था, हम लोगों ने दो लोगों के बारे में पढ़ा कि एक तो नाजी के लैंग्वेज में बोलने वाले लोग थे और जो नाजी पार्टी का विरोध किया। अब जिसके खिलाफ जो नाजी पार्टी के लोग भड़का रहे थे ज्यूस के खिलाफ, अब ज्यूस लोग क्या महसूस कर रहे थे नाजी जर्मनी में, ये कुल मिलाकर एक अलग कहानी थी। शॉर्लट बेरॉट, उन्होंने चोरी छिपे जो है वो लोगों के सपनों को अपने डायरी में लिखना शुरू किया और बाद में इस डायरी में लिखी बातों को जो है वो पब्लिश कराया, जो कि पढ़ने वाले के दिल को झकझोर कर रख देने वाली किताब थी। और इस किताब का नाम था द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। किताब लिखने का भी इनको इजाजत नहीं था इनके ऊपर, लेकिन शॉर्लेट बेरॉट ने क्या की, चोरी छिपे जो है वो लोगों के सपने को क्या किया, उन्होंने अपनी डायरी में दर्ज करने का काम किया और बाद में इसको पब्लिश भी कराया और नाम दिया बुक का थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। इन्होंने इस बुक में ये डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से जो ज्यूस लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो किस तरीके से इनके बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही थी, इनके लुक्स को लेकर, इनके नाक को लेकर, इनके बाल को लेकर, इनकी आंख को लेकर, इनकी शकल सूरत को लेकर, चाल ढाल को लेकर, ये लोग मानने लगे थे कि हाँ मेरा ऐसा ही है, चाहे वो कितने भी सुंदर हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन जो इनके बारे में इन लोगों को बताया जा रहा था ये लोग खुद भी जो है वो मानने लगे थे। इनकी बातें जो स्टीरियोटिपिकल इमेजेस जो होती थी, जो नाज़ी प्रेस के द्वारा जो छपाई जाती थी जो उसके खिलाफ भड़काने के लिए लोगों को, ये उनको सपने में भी डराती थी। ज्यूस लोग जो हैं वो गैस चैम्बर में जाने से पहले कई मौत मरा करते थे, मतलब डर डर के मरा करते थे। गैस चैम्बर में तो आखिरी मौत होती थी, शरीर का त्याग होता था, लेकिन डर डर के ये लोग कई दफा मरा करते थे। अब है 5.1 वाली जो टॉपिक है वो है नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब होता है महाध्वंस। तो अब महाध्वंस के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ेंगे। Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last years of the regime, but it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened. While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. तो ये जो होलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है, महाध्वंस, तो इसकी जानकारी आप लोग ले लो। देखो इसमें क्या लिख रखा है। तो नाज़ी की जो क्रियाकलाप थी, अत्याचार का, विनाश का, लोगों की हत्या करने का जो क्रियाकलाप था, वो धीरे धीरे नाज़ी पार्टी के शासन के अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया थी, नाज़ी पार्टी के जो लोग जो रूप इख्तियार कर रखे थे, जिस तरह का अत्याचार कर रहे थे, ये लोग तो पहले ही बता दिया गया था कि प्रचार का माध्यम से ऐसा करते थे, जैसे कि कुछ ऐसा लिखते थे, या मतलब गैस चैम्बर भी होता था तो उसको प्यूरिफिकेशन वाला एरिया बताते थे ये लोग। ऑफिशियली कुछ मारने जैसा या किलिंग जैसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं होता था, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो धीरे धीरे जर्मनी से बाहर जाने लगी। नाज़ी प्रैक्टिसेस जो है, नाज़ी की क्रियाकलाप जो है, नाज़ी के कारनामे जो है, वो नाज़ी पार्टी के शासन के अंतिम क्षणों में, अंतिम दौरान में ये धीरे धीरे क्या होने लगी, जर्मनी से बाहर जाने लगी। लेकिन ये तब हुआ जब वॉर खत्म हो गया। जब वॉर खत्म हो गया, हिटलर की हार हो गई, जर्मनी की हार हो गई, और तब जाकर के लोगों को पता चला कि क्या भीषण घटना घटी थी जर्मनी में। जब जर्मन्स जो हैं वो अपनी हार की दुर्दशा में थे, अपने आप को किसी तरह कचरे से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, तो ज्यूस लोग जो ये चाहते थे कि जो उन पर अत्याचार हुआ है, जो पीड़ाओं को उन्होंने सहा है, वो लोग जान पाए। जर्मनी के ही नागरिक थे,
लेकिन जब लोग जर्मनी के जो लोग हैं ज्यूस को छोड़कर वो युद्ध से तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, हर चीज़ आ जाता है, लोगों को खाने तक की दिक्कत आ जाती है। तो जब जर्मनी की हार हुई तो जर्मनी अपने इस हार से ऊपर उठ ही रहा था, रूबल से, पत्थर से, टूटे फूटे जगहों से ऊपर उठ ही रहा था। इस दौरान जो वो ज्यूस चाहते थे कि उन पर जो अत्याचार हुआ है, जो पीड़ाएं उन्होंने सही है नाज़ी शासन के दौरान, वो चाहते थे कि लोग उनको जानें, और इसका नाम उन्होंने क्या दिया था? होलोकॉस्ट। At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. जब दमन चक्र जो है, जब नाज़ी के जो लोग जो अत्याचार कर रहे थे, उसकी जब दमन चक्र है वो अपनी पूरे ऊंचाई पर थी, पूरे शिखर पर थी, तो एक घेट्टो इनहेबिटेंट, घेट्टो का वासी, छोटी जगह का वासी, उसने दूसरे से कहा, अपने ही एक आदमी से कहा कि मैं चाहता हूं कि जब युद्ध समाप्त हो जाए तो कम से कम आधा घंटा और जी जाऊं। अनुमानित तौर पर कहा जा सकता है कि उसका मतलब ये था कि वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि जब जर्मनी की हार हो जाएगी, जब नाज़ी पार्टी के लोग सताने के लायक नहीं रह पाएंगे, तो वो इतना चाहता था कि कम से कम आधी घंटा ही सही मैं लोगों को बता सकूं कि नाज़ी जर्मनी में क्या हुआ। दिस indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives भी पढ़ते हैं इसको। तो ये जो अदम्य साहस था उस घेट्टो इनहेबिटेंट का, और इसकी जो गवाही देने की जो प्रबल इच्छा थी, इस तरह की बातें और डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना जो है, वो जो लोग डायरी लिखा करते थे, नोटबुक लिखा करते थे, दस्तावेज तैयार करते थे, इस तरह की बातें बहुत लोगों के दिल में थी। On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. जब दूसरी तरफ की बात करी जाए तो जब नाज़ी पार्टी के लोगों को लगा कि जर्मनी की हार होगी, तो इन्होंने अपने जो कर्मचारी थे उनमें पेट्रोल बंटवा दिया गया कि तमाम सबूतों को जला दिया जाए, जिन्होंने अत्याचार किया उसका कोई छोड़ा ही नहीं जाए। इस दौरान जो घेट्टो इनहेबिटेंट्स हैं या ज्यूस लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, अपने नोटबुक को, डायरी को, जो लिखा करते थे वो प्रिजर्व करने का काम किया करते थे, है ना। Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memoir, function, documentary, poetry, memorial and museum in many parts of the world today. These are a tribute to those who resisted it, an embarrassing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence. तो हिटलर की पार्टी के लोगों ने क्या किया कि जब देखा कि जर्मनी की हार होने वाली है, तो इन्होंने क्या किया, सबको पेट्रोल बंटवा दिया कि पूरा सबको जला उला के ख़त्म किया जाए। सब जल के ख़त्म भी हो गया, एक दो बच गया होगा। इसमें फिगर 31 और 32 दे रखा है, उसको आपको देखने की ज़रूरत है कि इनहेबिटेंट्स ऑफ द वार्सो ghetto collected documents and placed them in 3 milk cans along with other containers, and destruction seemed imminent. These containers were buried in the cellars of buildings in 1943. This can was discovered in 1950. तो निवासी जो थे, वर्सो घेट्टो के जो निवासी थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया और 3 मिल्क कैन में, दूध की कनस्तर में क्या किया, वो डॉक्यूमेंट डाल दिया। और जब लगने लगा कि अब डिस्ट्रक्शन आ गया है, सब लोग जलाने वाले हैं, तो उन्होंने ये काम किया और बाकी के सारे सेलर, मतलब जो तहखाने थे, उसमें कैंस के साथ जो है उसको 1943 में क्या किया, रख दिया कि ये दूध का कैन समझ के लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। और ये 1943 में रखा था, और ये रिकवर कब हुआ, ये डिस्कवर कब हुआ, 1950 में। फिर देखो, डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी, दिस इज वन ऑफ द बोट्स यूज्ड फॉर द पर्पस। डेनमार्क ने चोरी छिपे जो ज्यूस लोग थे उनके यहाँ के, उनको जर्मनी से बाहर निकालने का काम किया, और इसी तरह के नावों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो जब युद्ध हारने वाली बात आ गई, हिटलर को लगा कि अब तो ये कुछ होने वाला नहीं है, तो इन्होंने ऐसे समय में क्या किया कि पेट्रोल बंटवाया और क्या किया, डॉक्यूमेंट्री जहां तक हो सके संभव उसको खत्म करवाया। फिर भी ये जो महाध्वंस हुआ था, ये जो होलोकॉस्ट हुआ था, और जो मेमोरी है इसकी, होलोकॉस्ट की जो मेमोरी है, वो आज भी मेमोर्स में, स्मृति लेखों में, कहानियों में, डॉक्यूमेंट्रीज में, पोएट्री, मेमोरियल, म्यूजियम में, दुनिया के कई हिस्सों में ये सारी चीज़ें क्या है, मौजूद हैं। कुछ तो गवाह रह ही जाता है, तो ये सब कुछ कुछ जगहों पर है, हालांकि डॉक्यूमेंट सारा जला दिया गया था। ये श्रद्धांजलि है, ये श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जिन्होंने नाज़ी पार्टी के प्रैक्टिसेस का विरोध किया और
शर्मसार करने वाली यादें हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने नाजी पार्टी का साथ दिया, और लेसन है उन लोगों के लिए जो लोग खामोशी से देखते रहे। तो कायदे से यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इस चैप्टर में आपने जाना कि किस तरीके से नाजी पार्टी का कुशासन चला, विनाश चक्र चला, और आखिरी में इनकी भी हार होती है और बड़े बुरी तरीके की हार होती है। महात्मा गांधी ने हिटलर को पत्र लिखा था, ये आप लोग थोड़ा सा जान लो। उन्होंने लिखा था, कब लिखा था? एडोल्फ हिटलर को जुलाई 23, 1939 को लिखा था, और उन्होंने लिखा था कि डियर फ्रेंड्स हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट टू यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी बट have resisted their request because of the feeling that any letter from me would be an impertinence. Something tells me that I must not calculate and that I must make my appeal for whatever it may be worth. It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to the savage state. Must you pay that price for an object, however worthy it may appear to you to be? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war, not without considerable success? Anyway, I anticipate your forgiveness if have erred in writing to you. I remain your sincere friend, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो उन्होंने लिखा, डियर फ्रेंड, एडोल्फ हिटलर को लिखा, डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त मुझसे ये निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपको मानवता के लिए कुछ लिखूं, लेकिन अब तक मैंने उनके अनुरोध को अस्वीकार किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी तरफ से कोई भी ऐसा लेटर, आपको सजेशन का, सुझाव का कोई भी ऐसा लेटर जो है वो गुस्ताखी होगी, अनुचित होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए, और मुझे आपसे अपील ही करनी चाहिए, चाहे वो जिस लायक हो, अपील मेरी जिस लायक हो। ये तो तय है, ये तो साफ है कि आप दुनिया के एक ऐसे इंसान हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं और ह्यूमैनिटी को, मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचने से रोक सकते हैं। युद्ध होता है तो सारी चीज़ें बिखर जाती है, इंसान बर्बर हो जाता है, इनफैक्ट सब चीज़ फिर से शुरू करने वाली बात आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये तो क्वाइट क्लियर है कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो युद्ध रोक सकते हैं और ह्यूमैनिटी को बर्बर स्टेट में पहुंचाने से रोक सकते हैं। मस्ट यू पे द प्राइस फॉर एन ऑब्जेक्ट हाउ एवर वर्दी इट मे अपीयर टू यू टू बी? क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए? जितना बड़ा आप कदम उठाने जा रहे हैं, क्या आपको ये करना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य आपके लिए कितना भी महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनेंगे जो जानबूझकर अभी तक युद्ध के मेथड से अलग रहा है, बिना सोच विचार किए हुए कि इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि युद्ध करते हैं तो लोग जीतने का भी तो ख्याल होता है, हार जाए अलग बात है। एनीवे, मैं आपसे माफ़ी की उम्मीद करता हूँ अगर मैंने आपको पत्र लिखकर गलती की हो, है ना। फिर भी मैं आपका सिंसियर फ्रेंड ही रहूँगा, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये लेटर उन्होंने लिखा था। फिर 24 दिसंबर को 1940 को उन्होंने लेटर लिखा था, और उन्होंने लिखा था उनको कि डियर फ्रेंड, we have found in non-violence a force which if organized can without doubt match itself against a combination of all the most violent forces in the world. In non-violent techniques, as I have said, there is no such thing as defeat. It is ill, do or die without killing or hurting. It can be used practically without money and obviously without the aid of science of destruction, which you have brought to such perfection. It is a marvel to me that you do not see that it is nobody's monopoly. If not the British, some other power will certainly improve upon your method and beat you with your own weapon. You are leaving no legacy to your people of which they would feel proud. They cannot take pride in a recital of cruel deed, however skillfully planned. I therefore appeal to you in the name of humanity to stop the war. I am your sincere friend, M.K. गांधी। तो दूसरा लेटर जो उन्होंने 24 दिसंबर को लिखा था 1940 को, 1940 को, तो उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोगों ने पाया है, महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को लिखा कि हम लोगों ने पाया है कि अहिंसा एक ऐसी ताकत है जिसको अगर संगठित कर ले जाए तो संसार के किसी भी शक्तियों को, हिंसात्मक शक्तियों को जो है वो मुंहतोड़ जवाब देने में मुकाबला करने में सक्षम है। अहिंसा जो है वो किसी भी ताकत से लड़ने के लिए क्या है, सक्षम है। नॉन वायलेंट टेक्निक में जैसा कि मैंने कहा कि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक तरीका होता है करने और मरने का, बिना मरे हुए और बिना किसी को चोट किए हुए। इसका व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही इसमें किसी साइंस के डिस्ट्रक्शन ऑफ साइंस की ज़रूरत है।
मतलब कि विनाशकारी साइंस के तरीकों को अपनाने की जरूरत है इस विधि में, है ना। आपने जो साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन को चरम सीमा पर पहुंचाया है, परफेक्ट करके उसको चरम सीमा पर पहुंचाया है, ये अच्छी बात है। लेकिन हो ना हो, आज ब्रिटिश हो या फिर कोई दूसरा देश हो, आपसे बेहतर कोई साइंस का डिस्ट्रक्शन ऑफ साइंस जो है, साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो क्या करेगा, अपना लेगा। मतलब जो हथियार आपने बनाया है युद्ध लड़ने के लिए, हो सकता है कि उससे बेहतर हथियार या तो ब्रिटिश बना लेगी या तो कोई दूसरा बना लेगा, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो हो सकता है कि दूसरा कोई बना ले और फिर आप जो है वो अपने ही हथियार से खुद ही हार जाओ, आपका हथियार आपका साथ ही नहीं दे। आप ऐसी कोई विरासत नहीं छोड़ रहे हो जो कारनामे आप कर रहे हो, ऐसी कोई विरासत नहीं छोड़ रहे हो जिसका आपके गुजर जाने के बाद लोग जो है वो याद करें उस चीज को और घमंड महसूस करें, है ना। ये जो क्रूअल डीड आपने कर रखी है, एक तरह का जो क्रूर कर्म जो है जो आपने कर रखा है ना, चाहे वो कितनी भी निपुणता के साथ आपने प्लान क्यों नहीं करी है ना, ये सही नहीं है। इसमें लोगों को घमंड महसूस नहीं होगा जब कभी वो लोग याद करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि ह्यूमैनिटी के नाम पर, मानवता के नाम पर युद्ध रोक दीजिए, ठीक है। आपका सिंसियर फ्रेंड MK गांधी। तो ये लेटर उन्होंने तब लिखा था जब गांधी जी चाहते थे कि हिटलर जो है वो युद्ध ना लड़े, ह्यूमैनिटी जो है वो डिस्ट्रक्शन तक ना पहुंचे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आप इसको बार बार पढ़ो, लाइन बाय लाइन क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, चलो खत्म हुआ ये।